बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। बात करेंगे सबसे पहले हम आज एशिया कप की कि जिसमें कौमी टीम की भारत के खिलाफ मायूसकुन कारकर्दगी ने शायकीन क्रिकेट को शदीद मायूस किया और ये शदीद मायूसी का बाइस बनी। जहां कौम एक बार फिर बड़े इवेंट में कामयाबी की मुंतज़िर थी, वहीं पर नाकिस बैटिंग, कमज़ोर बॉलिंग और हिकमत अमली की कमी ने सब ख्वाब चकनाचूर करके रख दिए। ये शिकस्त महज एक खेल का नतीजा नहीं बल्कि एक ऐसा लम्हा है कि जब हमें अपना एहतसाब करके आगे बढ़ना होगा। इस मैच में हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन को उनकी ज़बान में 6-0 का याद करवा के हिसाब चुकता कर दिया। मगर क्या इतना ही काफ़ी होगा? आज इस पे ज़रूर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। तो हम दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अमेरिका के एक निहायत अहम और फैसलाकुन दौरे पर हैं। कल वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं के मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे, जबकि 26 सितंबर को वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे। ये दौरा इसलिए गैर मामूली अहमियत रखता है कि पाकिस्तान को एक ही वक्त में कई महाजों पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। बात करें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया तारीखी दिफाई मुआहदे की, तो इसे न सिर्फ दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में एक संग मील करार दिया जा रहा है, बल्कि इसे बदलती हुई दुनिया के मंजरनामे में एक अहम पेशरफ्त भी समझा जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में आलमी ताकतों की कशमकश जारी है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये इश्तराक खित्ते में इस्तेहकाम और नई सिफारती बसात गहरे असरात मुरतब कर सकता है, तो दूसरी जानिब फ़लस्तीन के मसले पर बदलती हुई सूरत हाल दुनिया के लिए एक नए इम्तिहान की हैसियत रखती है कि वो गज़ा में जुल्म बर्बरियत बंद करवाने के लिए खाली नारों से आगे अमली रोड मैप देती है या नहीं। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किए जाने के बाद इसराइल पर आलमी दबाव बढ़ गया है और ये सूरत हाल पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ यानी कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत को मज़ीद तक़वियत फ़राहम करती है। इसी दौरान अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान बगराम एयरबेस के तनाज़े ने खित्ते को एक नई पेचीदगी में मुब्तला कर दिया है। अगर अमेरिका अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम रहा तो इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पर क्या मुरतब हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को निहायत नाजुक सिफारती तवाज़ुन कैसे कायम रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूँ ये दौरा महज एक रवायती मुलाकातों का सिलसिला नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए आलमी मंजरनामे में अपनी खारजा पॉलिसी की नई सिमत का तयन करने का भी एक फैसलाकुन मौका रखता है। अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म किस तरह कौमी मफादात, इलाकाई अमन और आलमी ताउन के दरमियान एक मजबूत हम आहंगी पैदा कर पाते हैं। इस पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर करिश्मा रज़ी साहब, इसार राना साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक भारत मैच के हवाले से। शायकीन क्रिकेट के ज़रा तासुरात जानिए, फिर हम अपनी बात करते हैं। हमारी बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन आखिर में फिर वही हुआ जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान मैच हार गया। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था देख के बड़ी मायूसी हुई है कि इतनी माठी टीम इन्होंने भेजी है। जब भी आप गैर मुल्की दौरे पे पाकिस्तानी टीम को भेजें, अच्छी टीम भेजें। पाकिस्तान टीम मैच हार गई है, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। आइंदा से अच्छे से खेलना, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। एक बार दोबारा पाकिस्तान मैच हार गया। मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की उम्मीदें ही रखना इनसे बेकार है। मगर एक बात जरूर, जो 11 खिलाड़ी मैदान में हमने देखे, सिर्फ वही कसूरवार नहीं है बल्कि इनको सिलेक्ट करने वाले, इनको मैनेज करने वाले और वो तमाम लोग जो पीसीबी के करता धरता है, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। लोई सर मैच देखा, बड़ी महसूस हुई ऐसी, लेकिन जिन्होंने ने बैटिंग की थी मैं बड़ा खुश था कि शायद आज पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन अगेन पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान दे विच इतना टैलेंट है, ठीक है, क्यों नहीं लेके आंदे बाहर? एक केड़े प्लेयर लेके आंदे ने जिन्हां नूं खेलण दा पता ही नहीं हैगा। प्लीज साडे हथ बनते ने, एक दफा तो जित के दिखा दो सानू। इसार राना साहब, आपसे मैं इसलिए पहले बात करना चाह रही हूँ क्योंकि हम सभी लोगों में सबसे ज़्यादा क्रिकेट के दिलदादा आप हैं। टॉस होकर मामला कहाँ पर रुकेगा, कहाँ नहीं रुकेगा, तो आपकी पल्स भी वैसे कनेक्टेड रहती है जैसे हमारे शायकीन क्रिकेट की पूरी पाकिस्तानी कौम की रहती हैं। कल का जो मैच रहा, एक टाइम पे लगा कि हम मैच बना चुके हैं, ये मैच हम जीत भी जाएंगे, लेकिन सर फिर से वही सवाल, वही अकाउंटेबिलिटी, ना बॉलिंग है, ना फील्डिंग है, ना बैटिंग है। एशिया कप खेल रहे हैं लेकिन बी कैटेगरी की टीम के साथ हमने अच्छे प्लेयर्स टीम से बाहर रखे हुए हैं। आप इसका आप कैसे जो है ना वो पोस्टमार्टम करेंगे कल का? अच्छा देखें, खाली ये इस तरह नहीं कि मैं आप जैसे कहा कि क्रिकेट को मैं ज़रा मैं अपने वक्त का एक बेहतरीन खिलाड़ी था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम हर वो मैच जीत जाती थी जिसमें मैं नहीं खेलता था। अच्छा। तो मेरी बड़ी अफादियत थी। अच्छा। मुझे रन्स बनवाने की मशीन कहते थे। बतौर बॉलर में जब भी बॉलिंग करता था इतने रन्स बनवा देता था मैं रिकॉर्ड बन जाता था। तो मेरी क्रिकेट पे अप्रोच आप लोगों से ज़रा डिफरेंट है। अच्छा।
तो कल का जब मैंने मैच देखा तो ऐसा लगा कि 11 के 11 इशारा नहीं खेल रहे, अच्छा ठीक है ना, जिनको खेलना ही नहीं चाहिए था वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। हमारा कप्तान रजी साहब वो है T20 का कप्तान, वो है जो किसी लीग में नहीं खेलता T20 की आगा, अंदाजा करें आप, यानी कि एक कप्तान जो दुनिया के किसी T20 लीग वाले लेते ही नहीं उसे, वो एलिजिबल ही नहीं है उनके लिए, वो हमारा कप्तान है। वो अब्बा जी की वजह से कोई पोजीशन है जी, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों की अब्बा जियों की वजह से पोजीशन है। अगर अब्बा जी चले जाएं या रिटायर हो जाए ना, मैं देखूं कितने लोग यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि हम मैच बना भी गए थे, आखिरी 5 ओवर में जब सलमान और तलत था ना, उन्होंने फिर मैच आगे लगवा दिया। वो जो उन्होंने 5 ओवर गुजारे, नहीं तो आप देखें एक बंदा सी वो उसने वो मेहमान को आया तो उसने उस आदमी के बच्चे से कहा कि बेटा 20 कितने होते हैं, उन्होंने कहा 36। तो बच्चे के बाप ने ना उसे 100 रुपए निकाल के कहा शाबाश मेरा पुत्र। तो उन्होंने कहा यार 36 तो नहीं होते, उन्होंने कहा बेहतरी आ गई है, पहला 34 के अंदर होता, ठीक है ना। चलो 19वें ओवर तक ले आए, लाए तो सही ना, ये तो बड़ी एक, अगर वो 5 ओवर आखिरी अच्छे खेले होते तो हो सकता है कि मैच फंस भी जाता, मैच फंसा हुआ भी था। लेकिन एक चीज सर मैं आपको मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब आप, हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने किसी को हीरो बनने ही नहीं देते, बनने लगता है तो हमें शक हो जाए ना, हम उसे इतना जलील करते हैं। बाबर आजम को आपने क्रिकेट टीम से, आप एक बात को समझें कि पाकिस्तान के इंडिया के अंदर जो हमने मैचेस जीते, इमरान खान ने स्कोर किया था या नहीं किया था, लेकिन इमरान खान का टीम के अंदर खड़ा होना बड़ा मैटर कर रहा था, बड़े नामों का, मियां दाद का, वसीम अकरम का। आप चुन चुन के लोगों को निकाल देते हैं यार, पता नहीं कौन सी आप इस खिदमत कर रहे होते हैं, और ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनके सांस फूले होते हैं, टांगें कांप रही होती है उन लोगों की, बहुत शेकी होता है, ये बहुत बड़ा आखिरी बात बस मैं ये कहूंगा कि भाई अब हम इंडिया को कह दें कि भाई हमने मैच नहीं खेलना, हमने जंग ही करनी है, बस असि जंग ही करांगे बस। मैं आ रही हूँ, हाँ रज़ी साहब मैं तो जंगी करसा, मैंने है दसो कि ये जो कल हारिस रऊफ ने 6-0 का एक जेस्चर दिया, शायकीन क्रिकेट इसे बहुत पसंद करें, मैं पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के हवाले से बात कर रही हूँ, वो जो उन्होंने ऐसे और ऐसे हाँ किया, ऐसे किया, ठीक है सर। एक तरफ मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ जेस्चर को कि हम बता रहे हैं, लेकिन सर जिन्होंने किया है ना वो अपने काम के माहिर हैं, वो अपने काम, ये हमने इनको ये दिखाने के लिए तो नहीं भेजा ना सर। एग्जैक्टली देखिए बात ये है, मैं एक पहलू तो बयान कर दिया इसार राना साहब ने, मैं दूसरा पहलू बयान करता हूँ। हम ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पे जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी टॉप टीम थी कि अगर वो 100 पे थी तो बाकी टीमें 20-25 के इर्द गिर्द थी। ऐसे लगता था जैसे लेबोरेटरी के अंदर मैयर करके वो टीम बनाई गई, और उनके जैसे जैसे वो प्लेयर रिटायर हुए 2-1 साल के अरसे के अंदर, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बिल्कुल आमियाना टीम हो गई है बच्चों की, क्योंकि उन्होंने नए ब्लड को उसके अंदर इंडक्ट किया। जो अक्लमंद मैनेजर्स होते हैं या टीम की मैनेजमेंट होती है, वो सीनियर और जूनियर का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन रखती है। बदकिस्मती से ये नहीं रखते, हमारे यहाँ नहीं रखते। ऑस्ट्रेलिया में कोई प्लेयर आता है तो उसकी रिटायरमेंट डेट साथ में लिख दी जाती है, भले वो उसका जितना मर्जी अरूज चल रहा हो भाई, उसको और उसकी रिप्लेसमेंट भी चल रही होती है, और उसकी रिप्लेसमेंट तैयार होना शुरू हो जाती है, साथ में ऑप्शंस पे और होना शुरू हो जाता है कि ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। हमारे यहाँ होता है कि बस अब क्या कहूं मैं कि अब्बा जी फलाने ओहदे के ऊपर आ गए हैं तो लिहाजा मेरी सीट पक्की, अदरवाइज मेरा टीम के अंदर कोई मुकाम बनता हो या ना बनता हो, लेकिन फलां साहब फलां ओहदे पे हैं इसलिए फलां का खिलाड़ी खेलेगा। आप किसी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से पूछ लें, वो आपको बता देगा टीम बना के। जैसे ही रिकम्पोजिशन होगी पीसीबी की या सिलेक्शन कमेटी की, आपको टीम बना के सामने रख दी जाएगी कि चीफ सिलेक्टर साहब का जो भतीजा है वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, ये आपको बता दिया जाता है। तो इस तरह की प्रेडिक्टेबल सिलेक्शन के साथ आपको ऐसे नताइज ही मिलेंगे। ठीक है, अब अब्दुल्ला साहब मुख्तसर सा मैं आपसे भी बस जानना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा जब भी पाक भारत मैच होता है हम इसे मैच तस्वुर नहीं करते, हम हमेशा इसे जंग ही तस्वुर करते हैं, और जंग को उसी अंदाज से खेला जाना चाहिए। बैट और बॉलिंग का जवाब और बैट और बॉलिंग से देते हैं, आप तैयारों से, बंदूकों से, बमों से तो नहीं देते। जिनका ये काम है वो हमसे ज्यादा बखूबी अंदाज से करते हैं, लेकिन सर हम उनके काम को कब तक अपनी कॉलर झाड़ झाड़ के कहते रहेंगे कि नहीं, ये जेस्चर्स देकर हमने वो कारकर्दगी तो नहीं दिखाई जिसका ये 25 करोड़ आवाम इंतजार कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
देखें, क्रिकेट जो भी है, हम इसको जंग समझें ना समझें, लेकिन एक कौम का मिजाज है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। आप यही बहस जो है हर मैच के बाद हम तकरीबन मोर और लेस यही बात करते हैं, लेकिन उसके नतीजे के अंदर क्या कौम जो है उसको जंग तस्वर करना छोड़ गई है। अभी तो अफगानिस्तान के साथ जो मैच होता हाँ है जी। वो भी एक बहुत अहमियत रख जाता है। इसी तरीके से देखें, शायकीन क्रिकेट जो है वो इस दुनिया में बसते हैं और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है। दूसरी जानिब यह है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हर गली मोहल्ले की जीनत बना हुआ है। तीसरी जानिब जो है वो क्रिकेट को बहुत अरूज मिला सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और फिर आपने देखा कि तमाम तर इश्तिहार जो हैं मोर और लेस जो है वो क्रिकेट के हवाले से ही बनते हैं, और स्टार्स जो होते हैं वो हम उनको वाकई सितारे बना के आसमान पर रख देते हैं, लेकिन वो आसमान के ऊपर ही रह जाते हैं। जमीन के ऊपर आके प्रैक्टिस करना और मद्दे मुकाबिल को जो है वो सही अंदाज में आड़े हाथों लेना, मेरा ख्याल है कि अब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनकी जरूरत है। दूसरी जानिब यह है कि सियासत और जो फेवरेटिज्म है, इससे जब तक कि आप क्रिकेट को या किसी भी खेल को या किसी भी मुल्क के इदारे को दूर नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स यही आएंगे। आप देख लीजिए कि जहां मेरिट और अकाउंटेबिलिटी होगी वो इदारे जो है और वो खेल तरक्की करेंगे। हॉकी हमारा खेल था, आप देखिए कि क्या उसका बना। हमारा जो है वो स्क्वॉश खेल था, आपके सामने मौजूद है। यानी कि पाकिस्तान जो है उसमें वो पोटेंशियल है कि वो पूरी दुनिया के जो है वो खेलों की भी क़यादत करे, और दुनिया के अंदर अस्करियत के ऊपर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मलका अस्करी एतबार से तो सर हम लोग बहुत इस वक्त आगे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए। लेकिन ये मुझे कोई वाकई बुरी नजर जो है ना वो हमारी क्रिकेट को लग गई है और क्रिकेट टीम को लग गई है, कि जिसकी वजह से हम हर जो है ना मैच के बाद इसी किस्म की अफसरदा दास्तानें जो है ना अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा अमेरिका मुतवक्के है, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। फॉरेन ऑफिस से इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट भी सामने आ चुकी है। इस दौरे की सिग्निफिकेंस में इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन करार दी जा रही है कि सऊदी अरेबिया से दिफाई मुआहदा होने के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट इस दौरे से जुड़ी हैं, बहुत से तवक्कुआत हैं, बहुत सारे खदशात हैं, इनको लेकर आगे चलना है। इसके ऊपर जरा तफसील से इस सेगमेंट में बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्योंकि जहां तवक्कुआत होती हैं वहीं पर खदशात भी होते हैं। आपकी नज़र में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल से एक सियासतदान हैं। आप इस मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखें, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अमेरिका के हवाले से जाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, और इस खित्ते के अंदर उसका एक किरदार रहा भी है और आज भी मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ जब 2021 के बाद अमेरिका का इनखला हुआ अफगानिस्तान से, तो उसके बाद उसकी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी वो पाकिस्तान से दूर हो गई। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के जो मामलात थे वो अमेरिका से दूर हो गए। फिर जब हमारे फील्ड मार्शल साहब का दौरा हुआ, उसके बाद अक्सर हमने एक तब्दीली देखी। अमेरिका जो है वो बुनियादी तौर पे स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को एक सुपर पावर के हैसियत मेंटेन करने के लिए। दूसरी जानिब जो है वो मशरिक के वुस्ता में जो किरदार हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, जाहिर है ये भी उसके लिए एक लम्हा तशवीश जरूर है। तीसरी जानिब जो है वो एससीओ का जब इजलास हुआ और जब परेड हुई 3 सितंबर को चाइना के अंदर, तो उसके अंदर जो है अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ये इत्तेहाद जो है ये अमेरिका के खिलाफ है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही ये तो खैर जाहिर है अब वक्त बताएगा, लेकिन हम ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अनप्रेडिक्टेबल के साथ साथ जो है वो एक कारोबारी आदमी है। और अरब दुनिया के अंदर भी जब वो गए तो $2 ट्रिलियन के जो मुआहदात के, लेकिन जो दिफाई जरूरियात थी अरब दुनिया की उनको पूरा न कर पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीख साज जो है एक दिफाई और स्ट्रेटेजिक नौयत का मुआहदा हुआ। अब जो हमारी तवक्कुआत हैं, पहली बात यह है कि जाहिर है पिछले इत्तेहाद के हवाले से तो बताया ना कि उसको तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अगेंस्ट तस्वुर किया। तो ये जो अभी हाल ही में इत्तेहाद हुआ है पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान, एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा, इसके ऊपर आपको क्या रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होगी तो 6 अरब ममालिक
بھی उस मुलाकात का हिस्सा होंगे? जी हाँ देखिए, जी। आप मेरे से सवाल पूछ रही जी हैं? आप ही से जी। देखिए, इसके अंदर यकीनन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का किरदार तो बढ़ेगा, लेकिन आप देख लीजिए कि चीन के साथ अमेरिका की मुखासमत है और चाइना जो है वो उनको चैलेंज करता है। और यही बात उन्होंने कहा अभी हालिया कि जी हम तो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ लेके जा रहे हैं दुनिया को। अब पाकिस्तान जो है वो एक अहम इत्तेहादी है और आयरन ब्रदर है चाइना का। अब जाहिर है वो पाकिस्तान के हवाले से उनकी ये ख्वाहिश होगी कि चाइना के साथ जो है वो गो स्लो पॉलिसी करें, जो मेरे ख्याल में हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया अब लुक वेस्ट से लुक ईस्ट पॉलिसी की जानिब गामजन है। आपने खुद ही कहा कि एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक मेरे ख्याल में इट इज एन ऑफिंग और वो लिखा जा रहा है। तीसरी चीज जो उसके अंदर है वो जाहिर है वो ये चाहेंगे कि मशरिक वस्ता के अंदर जो है एक अमन की सूरत हाल किरदार अदा करने में पाकिस्तान किरदार अदा करे। ईरान के साथ भी पाकिस्तान के बढ़ते हुए मरासिम जो है वो जाहिर है अमेरिका को तशवीश देंगे। बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल्ला साहब, ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, मैं इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहूंगी। मैं बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करना चाहूंगी अब्दुल्ला साहब यहाँ पे। मैं आपने जो पॉइंट यहाँ पे अफगानिस्तान वाला रेज किया ना और चाइना वाला, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए मैं, ताकि बाकी मेहमानों को भी इसमें शामिल कर सकूं। रज़ा साहब, दो चीजें यहाँ पे हाईलाइट हुई, ठीक है, एक पाकिस्तान और चाइना डिप्लोमेसी, ठीक है, दूसरी तरफ है पाकिस्तान और अमेरिका डिप्लोमेसी। एक तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी हो चुका है। दूसरा ये है कि जो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका वापस अफगानिस्तान में आना चाहता है, बगराम बेस को वो हासिल करना चाहता है। चाइना ने, आपको पता है अभी पिछले दिनों ही एक मुआहिदा हुआ अफगानिस्तान के साथ कि वो 80 पैक का जो हम रूट है उसको एक्सटेंड करेंगे और वहाँ पर भी तजारत और मौशी जो है कॉरिडोर का आगाज़ होने जा रहा है। तो सर चाइना तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि अमेरिका जो है वो इस रीजन में वापस आ जाए। इसमें पाकिस्तान का खुद का किरदार और अमेरिका की ये अफगानिस्तान वापसी क्या फोर्स कर रहे हैं आप खत्ते की सूरत हाल को? देखिए, मैं तो बड़ा मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि ये सीपैक की एक्सपेंशन जो थी अफगानिस्तान तक, उसके बाद अफगानिस्तान को जो अपनी अहमियत का एहसास हुआ है और जो उन्होंने कल बयान दिया है बगराम के हवाले से भी, उन्होंने कहा कि एक इंच का भी दिफा करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हुए हैं। तो जब हम कहते हैं कि आपके यहाँ से तश्कीलात आती हैं पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत गरी करने के लिए, तो हमें कह दिया जाता है कि जी हमारा तो उन इलाकों में कंट्रोल ही नहीं है। यही अफगान जो हैं उस वक्त हमें ये सबक पढ़ा रहे होते हैं कि हमारा अफगानिस्तान के पूरा इतना वसी इलाका है और हम वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और अब वो इंच इंच की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसको साइड पे रख के देखिए, पाकिस्तान, मैं इस बैलेंस की क्रिएशन का नाक़िद हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसा मुल्क इतने कम वसाइल और इतने नाजुक जोग्राफिकल जो इसकी कंपोजिशन है उसके साथ उसे इस तरह का वेंचर नहीं करना चाहिए। कि वो दो सुपर पावर्स के दरमियान जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करे। लेकिन मैं क्या करूं, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। अमेरिका के लिए अगर चाइना का, मेनलैंड चाइना का दरवाजा खुलता है तो वो पाकिस्तान खोलता है और पाकिस्तान जो है उनका ताल्लुक बहाल करवाता है, और चाइना की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी है वो अपनी जगह पे ऊपर। लेकिन आज हमने हमीद गुल साहब से ये बातें सुनी हुई थी, अब्दुल्ला साहब आज बैठे हैं हमारे साथ, तो मैं चाह रहा हूँ बात वो दोहरा दूं, ठीक है, और उन्हीं की बात है, आधी बात उनकी है, आधी बात मेरी तरफ से है अब्दुल्ला भाई। यानी आप अंदाजा करिए कि जब दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि रूस जो था वो टूट गया था और यूनिपोलर वर्ल्ड कायम हो गई थी। लेकिन रूस के इस ज़वाल के अंदर पाकिस्तान का एक मेजर किरदार था, और आज जब उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जनाजा पड़ा जा रहा है और अमेरिका उसको बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान पिवटल फोर्स है। क्योंकि अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर जिसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे एस्टेब्लिश किया, मेरा मतलब है हिंदुस्तान या भारत, उसकी जो पिटाई हमने 10 मई को लगाई उसे पूरी दुनिया में एक्सपोज किया कि ये है अमेरिका का सिक्योरिटी सिस्टम और ये है हम, और ये पार्टी हो रही है। और हमने वो पार्टी की कि अब दुनिया अमेरिका के जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं उनको मारने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने यही धोखा यूक्रेन के साथ किया, उससे एटम बम जो थे उसने रखवाए, लेकिन जब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बारी आई तो कहा कि फलानी चीज भी प्लेज कर दो, फलानी चीज भी प्लेज कर दो।
पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हिजाज मुकद्दस हमारे दिल के अंदर बसती है, हम आपसे कोई पेशगी शर्त नहीं ले रहे, जो लेन देन चल रहा है हमारा पुराना वही चलेगा, लेकिन ये एजाज आप हमें बख्श दीजिए और जो भी मुज़ाकरात हुए होंगे। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आखिरी रसूमात की तैयारी हो रही है अब्दुल्ला साहब, उसके अंदर भी हमारा मेन किरदार है, पाकिस्तान का मेन किरदार है। जो पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, और मैं भी उसके बहुत सारे पहलुओं चले आपने इसारा साहब, रज़ी साहब ने तो अमेरिका की धोखाधही की बहुत सारी दास्तानें हमारे सामने रख दी। व्हाट इफ अगर हम लोग एक सेफ पैसेज फ्राहम करते हैं अमेरिका को अफगानिस्तान में वापस आने का, एक तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि वापसी आसान होगी, मुमकिन होगी, वो दूसरा सवाल है। तीसरा ये कि एक ऐसी फौज जिसका इनखला 16 साल बाद हुआ, वो फिर से 17वें साल में 18वें साल में वापस आती है, तो इस खित्ते के लिए, बखुसूस पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर? देखिए बात यह कि पहली दफ़ा तो अमेरिका को हम सेफ पैसेज देंगे नहीं। अच्छा, हमारी हिस्ट्री भरी हुई है, U2U जो गिराया चीन ने, तो पता चला कि हमारे अड्डे इस्तेमाल होते हैं रूस ने। हाँ, लेकिन वो इस्तेमाल चीन की और उनके रूस की उसके लिए होता था। रूस ने फिर उसके अलावा अमेरिका को जब भी ज़रूरत पड़ी हमने अपना कंधा पेश किया है उन्हें। हमारा मर्द आहन एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ठुस करके नीचे गिर पड़ा था और उसने कहा था जी ठीक है हम आपके साथ हैं। और 9/11 से पहले एक खुशहाल पाकिस्तान फिर वो तबाही का शिकार हो गया। वो जंग जो हमारी थी नहीं, अमेरिका ने ज़बरदस्ती हमारे खाते डाल के आज हम जिस हाल में वो दुनिया के सामने है। उसके बाद ये कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मे में अब पाकिस्तान का क्या किरदार है, तो वो जो शेर है ना कि फसलें बाहर के आते आते कितने गिरेबा चाक हुए, पता नहीं कब चेंज होगा, पता नहीं इस दौरान कितने गिरेबा चाक हो जाएंगे और हम जो है ना अपने गिरेबान को ना तलाश करते रह जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारत को हराया और हम एक ताकत के तौर पे उभरे, लेकिन दुनिया में ताकतें जो है ना वो मईशत से चलती हैं। आप रूस को देख लें, उसके पास असला भी बहुत था, सब कुछ था, लेकिन उसकी मईशत जो थी उसको ले बैठी। तो मेरा ख्याल है कि हमें आलमी पंगों में हिस्सा लेना चाहिए। वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे को बहुत सीरियस ले रहे हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के मुताबिक 50 लोग उनके साथ जा रहे हैं, 28 कमरे बुक कराए गए हैं और करोड़ों रुपए खर्च होंगे उस पर। लेकिन ज़ाहिर मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है कि वफद बढ़ा जाए ताकि हम वहाँ जाके अपने मामलात को हल कर सकें, ताड़ियाँ मार सकें। तो ये 50 लोगों का वफद जो जा रहा है, ज़ाहिर है अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जाके हम बातें करेंगे, 28 कमरे बुक कराने, ताकि हम अपनी प्लानिंग किया करें कि भाई हमने उन्हें फेस कैसे करना है। बड़ा टास्क है तो बड़े ज़्यादा लोग जाने चाहिए। लेकिन मैं जो बगराम एयरबेस वाली बात है ना, ये हमारे गले पड़ेगी। मैं दोबारा आपको कहता हूँ हमारे गले पड़ेगी। अगर हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े होंगे तब हम मुश्किल में होंगे और खड़े होंगे तब भी मुश्किल में, क्योंकि इस बार ये जो एयरबेस है वो चीन के लिए पहले भी इस्तेमाल हुई, अब भी होगी। और जिस दिन ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि जनाब हम वापस लेंगे, उस दिन अमेरिकन एम्बेसी के सामने अफगानों ने रक्स किया था ये बताने के लिए कि ऐसी तेरी गल कितनी अहमियत देने हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा जज्बातियत से बाहर निकल के कि ऐसी बस बहुत हीरो ताकत, हम ठीक है अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, हम अपनी पाक फौज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने ये इज्जत हमें दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन तमाम बातों के बावजूद हमें अपने मोर नाचता है, अपने पैरों को देखता है, रोने लगता है, हमें अपने पैरों को एक दफा जरूर देख लेना चाहिए। एक बात इसमें मैं कर दूं कि इस वक्त मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात बकायदा भारत और अमेरिका और अफगानिस्तान में हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा मुज़ाकरात का दरवाजा खुला है। सिर्फ पहली मर्तबा ऐसा है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, पाकिस्तान को उसमें से बाहर रखा हुआ है। तो पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होगा वहां पे, लेकिन साथ में चाइना ने ये भी कह दिया है कि हम इसे नहीं होने देंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि चाइना ने कहा हम इसे नहीं होने देंगे। मैं यही कह रहा हूँ, हर हाल में हम फंसेंगे। एक चीज में जरा इंपॉर्टेंस जानना चाह रही हूँ हमीद गुल साहब, क्योंकि साराना साहब भी बार बार बगराम बेस के हवाले से बात करें, हाँ, और आप भी रजी साहब, तो सर इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि आप के जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है, ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट मैन, गोल्ड डिगर है वो, उनको बगराम एयरबेस में ऐसा दिखता क्या है?
देखिए, पहली बात यह है कि बागराम जो है वो अमेरिका ने नहीं बनाया था, बल्कि ये सोवियत यूनियन ने 1950 में बनाया था। 77 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है और इस टाइम पे बिल्कुल डेवस्टेटेड पोजीशन में बागराम एयरबेस मौजूद है और इसका टारमैक वगैरह बिल्कुल उखड़ा पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो फिर जब अमेरिका आया तो उसने इसको इस्तेमाल किया। अब दो बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की, एक तो ताइवान के ऊपर सख्त किस्म की धमकी दे दी और चीन को, और दूसरी जानिब ये कहने की, ठीक है बागराम में आप आ रहे थे और बात है, लेकिन आपने ये कहने की जरूरत कि 1 घंटे की फ्लाइट के ऊपर जो है चाइना के न्यूक्लियर एसिड्स हैं, ये आप पैगाम किसको दे रहे थे? ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना, ये बहुत सारी बातें जो है मेरे ख्याल में इनको जो है पब्लिक में रहने की, मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ ये बातें करते रहते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर बागराम से जाना था तो मुझे ये बताइए कि जो फैसला था इनखला का अफगानिस्तान से, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का था। ये अलग बात है कि उसके ऊपर अमल पैरा जो है वो बाइडेन इंतजामिया हुई थी। इसलिए बागराम के ऊपर इसलिए भी आना चाहते हैं कि पूरे रीजन में जो ईस्टर्न यूरोप से शुरू होकर सेंट्रल एशिया और ईरान, रूस, पाकिस्तान और खुद अफगानिस्तान तक है, इसमें अमेरिकन प्रेजेंस जो है वो जीरो है। और खास तौर पे अब अमेरिकन अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं इस खित्ते में, और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात जो है ये किसी को भी काबिल कबूल होगी, ना चाइना को होगी, ना रूस को होगी, पाकिस्तान को भी नहीं होगी, और खुद शायद अफगानिस्तान में भी बात जो है वो ना बने। एक आखिरी बात, मिनास बेस था जो पहले सेंट्रल एशिया के अंदर, वो सेंट्रल एशिया जैसे छोटे मुल्क ने जो है वो भी अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बात जो है ये इसको कोई इसके अंदर कोई दम खम है। सही, खत्ते के जब दीगर ममालिक इसके उसमें मतलब इंटरेस्ट अपना शो नहीं कर रहे, इसमें तो अकेला पाकिस्तान, उसके लिए एक सेफ पैसेज फ्राहम करना अमेरिका को बागराम एयरबेस के लिए, ये वाकई बहुत बड़ा और बड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। लेट्स सी के इस सिलसिले में क्या फैसले होते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत होगी। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, फ़लस्तीन के हवाले से अच्छी खबरें हैं। खबरें तो ये हैं कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने तारीख़ी फ़ैसला किया और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि फ़्रांस की जानिब से भी जल्द ही इस किस्म का फ़ैसला जो है वो मुतवक्के है। खबरें अच्छी हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या ये अलामती हैं? क्या वाकई इनकी कोई अहमियत है, कोई वक़्त है, कोई रोड मैप होगा कि फ़लस्तीन में जो होने वाली जुल्म और बर्बरियत है उसको किसी तरीके से रोका जाए, ख़त्म किया जाए, इसराइल पर दबाव बढ़ाया जाए? क्योंकि रिजवान रज़ी साहब, ये जो रियासतें हैं ये तो तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका शुमार होता है, ये एक अपना एक वजूद रखती हैं, तो ये सिर्फ एक अलामती, एक पेपर वर्क होगा, या आपको लगता है कि नहीं किसी बेहतरी की जानिब जाया जाएगा? फ़लस्तीनियों के ऊपर इस सदी का जो अजीम शान जुल्म हुआ है, उसने वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर होने वाली हलाकतों को भी शर्मा दिया है। और ये जो दुनिया भर के अंदर नाम निहाद इंसानी हकूक़ की चैम्पियन बनती हैं ये फोर्सेस, इनके पास इसके अलावा अपना फेस सेविंग के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस तरह के सिंबॉलिक काम करें और वो कहें कि दुनिया फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करती है। इसीलिए फ़लस्तीन के सदर को अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब की दावत दी जाती है। वो किसी गुरीला तंजीम के सरबराह के तौर पे नहीं जाता, वो फ़लस्तीन के सदर के तौर पे यासिर अरफ़ात साहब जाते थे, और आज से नहीं जाते, बड़े अरसे से जाते थे। ठीक है, जब तक वो जिंदा रहे वो हर साल उंगा के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर खिताब किया करते थे। ये जो बदमाशी हुई है, इस बदमाशी के अंदर किसी भी मुल्क में अखलाकी, सियासी, सफारती जुर्रत नहीं है कि वो इसराइल के इस जुल्म को कंधा दे सके, इसको जस्टिफाई कर सके, इसका रवाज दे सके, या इसका कुछ मेरा मतलब है इसका कुछ जवाब दे सके। तो ऐसी सूरत के अंदर ये लोग जो हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक, ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक, वो ये तस्लीम करने के आगे आ रहे हैं। भाई या तो ये तस्लीम करके इसराइल के ऊपर कोई ऐसी पाबंदियां लागू करें, लेकिन इसराइल के ऊपर तो एक स्पेन है जिसने ऐलान किया है कि वो $2 बिलियन के उसको हथियार का जो मुआहदा था वो कैंसिल कर रहा है। ना बरतानिया की तरफ से, ना यूरोप के किसी मुल्क तरफ से। इटली जो है वो सबसे ज्यादा रेडार बनाता है और वो इसराइल का प्रोवाइडर भी है, वो भी उसने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की। और इसी तरह हमारे जो हैं ये कतर साहब, ये उनको गैस प्रोवाइड भी करते हैं हम। तो मेरा मतलब है जब तक आप अमली तौर पे कोई काम नहीं करते, आज़रबाईजान से ऑयल जाता है बरास्ता तुर्की,
اسرائیل کو. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ممالک جو تسلیم کر رہے ہیں, میں ان ممالک کی یورپ کی بات کر رہی ہوں میں, انہوں نے اسرائیل کے خلاف کیا قدم اٹھایا ہے, مجھے اس کا انتظار ہے. یہ زبانی کلامی تو اس کا کوئی آپ نے امپیکٹ نہیں مغربی ممالک کے حوالے سے بات کریں, جو سوال میں نے آپ سے لیا تھا. اب ذرا عرب ممالک کی طرف بھی آ جاتے ہیں. سارا صاحب, میں نے کہا نا کہ پی ایم صاحب کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوگی اس میں 6 عرب ممالک موجود ہوں گے, بشمول سعودی عربیہ, قطر بھی ہوگا اور دیگر عرب ممالک ہوں گے. سر, فلسطین کی بات بھی کی جا سکتی ہے وہاں پر, اور اگر ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مؤثر جواب آئے گا؟ دیکھیں, ایک تو ٹرمپ صاحب خاصے بدتمیز واقع ہوئے ہیں اور اپنے گھر آنے والوں کے ساتھ بدتمیزی ان کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے زیلنسکی کے ساتھ جو کیا. یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ ٹرمپ امریکہ کا گارباچوف ثابت ہوگا. یہ آنے والا وقت جو ہے, میں بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ہاں, اور جو رضی صاحب کی جو وہ پہلی والی بات تھی ورلڈ آرڈر کے خاتمے کی, اور اس کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی ان سے ملاقات ہے, اگر ہم اسے یہ کہیں کہ اسلامی ممالک کے سربراہوں کی ملاقات ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. 6 اسلامی ممالک کے جا کے ملیں گے. لیکن میرا سوال یہ کہ کیا ہم میں اتنی جرت ہے کہ ہم ان سے یہ کہہ سکیں کہ جناب جب بھی جنگ بندی کی قرارداد پیش ہوتی ہے آپ ویٹو کیوں کر دیتے ہیں؟ اب موسٹ ریسنٹ جو قرارداد پیش ہوئی اور امریکہ نے ویٹو کر دیا, تو امریکہ تو ویٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا وہاں پہ. اور جس دن یہ کل ہم نے خبر دی کہ جی انہوں نے تسلیم کیا 3 ممالک نے, اسی دن اسرائیل نے وہاں وحشیانہ بمباری کر کے سینکڑوں لوگوں کو مزید شہید کر دیا. بچے بھی تھے اس میں. تو یہ کیا قابل شرم نہیں؟ میں دیکھیں, میری ایک بات سنیں, آپ یا کوئی بھی میری کسی بات سے بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہر بات میں کوئی ایک وہ نکالتا ہوں, لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ جو لوگ جا کے ملیں گے, جو مسلمانوں کے ترجمان کے طور پہ ملیں گے, کیا یہ مسلمانوں کی ترجمانی کریں گے وہاں جا کے؟ کیا یہ اسے کہیں گے کہ لوگ وہاں مر رہے ہیں, یا کہیں گے کہ لوگ بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ آپ رپورٹ پڑھیں گے تو آپ ہل کے رہ جائیں گی, جس کے اندر بہت سارے بچے صرف غذا نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے. کتنے بچے ماؤں کے پیٹ میں اس لیے مر گئے کہ انہیں پراپر فوڈ نہیں مل سکا. کیا یہ لوگ سوال کریں گے امریکہ سے کہ تم ذمہ دار ہو, تم ہر دفعہ جنگ بندی کی جو کوشش ہوتی ہے اسے ویٹو کر دیتے ہو, اور اسرائیل کو تم یہ لائسنس دے دیتے ہو کہ تم مارتا جا, جتنے بندے مارنے, کہ مان لیا تسلیم کر لیا, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے یار؟ اب تسلیم کرے نہ کرے, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی, دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا ہے. ہم صرف OIC کھیل لیں گے, ہم ایک قرارداد پاس کر لیں گے, ہم وہ جناب علی مل کے مذمت کر لیں گے, اور وہ لوگ مر رہے ہیں مسلمان, تمہارا قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے وہ لوگ, معاف نہیں کریں گے تم لوگوں کو. تم جو اتنے بڑے بڑے وفد بنا کے وہاں جا کے باتیں کرتے ہو جی ہم جا رہے ہیں, کرو سوال اس سے. میں مان جاؤں گا ان تمام سربراہان کو کہ یہ اس سے جا کے کہیں کہ تو کیوں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرتا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, مغربی ممالک علامتی طور پر نمائشی پیغامات دے رہے ہیں, اسلامی ممالک کچھ کر نہیں پا رہے ہیں, جائیں گے بھی تو ایک سوال رانا صاحب نے چھوڑ دیا ہے کہ کیا واقعی وہ جھنجھوڑ کر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بند کیسے ہوگا اور آپ اس کو کیسے بند کریں گے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو سر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نا فلسطین سے. تھوڑے قطر پر بھی جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو خود لاسٹ مومنٹ میں پتا چلا, 11th آور میں جا کے وہ قطر کو کال کرتے ہیں. تو حالانکہ ان کا طیارہ اوپر ہوتا ہے فیول کے لیے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے امید رکھنا کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیں, مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو پورا سسٹم ہے نیٹ جو ہمارا یونائٹڈ نیشن کا, وہ اس میں فلاز ہیں. سب سے پہلا فلا یہ ہے کہ یہ جمہوری انداز کے اوپر بنایا گیا ایک غیر جمہوری ادارہ ہے, جس کے اندر جمہوریت کا قتل تب کر دیا جاتا ہے جب ایک ملک اٹھ کے جو ہے ویٹو کر دیتا ہے, اور ہم نے دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فلسطین کی ریاست کو قبول کرنا, اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ کون سی فلسطین کی ریاست کو قبول کیا جا رہا ہے جو تصوراتی ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب غزہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے تو برطانیہ جو تھا وہ سر فہرست تھا جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں, اور جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تو تب بھی ہم نے جو ہے اس کی, جس کو کہتے ہیں نا برطانیہ کا کردار, وہ مطلب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پھر دوسری بات جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کل رات ہی
जो एफएल टावर है पेरिस के अंदर, उसके ऊपर एक तरफ इसराइल का और एक तरफ फलस्तीन का झंडा लगाया गया। लेकिन सोशल मीडिया पे आज भी अगर आप फलस्तीन का झंडा लगाएं तो फिर आपको जो है वो आपके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। और साथ ही नेदरलैंड के अंदर जो एक रुकने पार्लियामेंट जो खातून थी, उसने जुर्रत का मुजाहरा किया और फलस्तीनी कपड़ों की जो उसने शर्ट बना के पहन के आई तो उसको उन्होंने पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। यानी कि और जगह जहां आप अगर बगैर कपड़ों के आ जाएं तो कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन अगर आप फलस्तीन का झंडा पहन के आए हैं तो इसके ऊपर आपको एतराज है। तीसरी जगह जो बात है वो ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो $6 बिलियन का जो है असला मजीद इसराइल को देने की बात की। तो अब आप देख लें, कतर के ऊपर जुल्म हुआ, यमन पे जुल्म हुआ, ईरान पर जुल्म हुआ, जो शाम के ऊपर जुल्म हुआ, लबनान पे जुल्म हुआ, लेकिन जो मदद जा रही है वो जालिम को जा रही है कि 2 से 3 साल में जो दुनिया का बेहतरीन असला उनको दिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पहले तो समझ आनी चाहिए कि फलस्तीन की रियासत कौन सी होगी, वो कहाँ स्टैंड करेगी, क्योंकि जब अभी चीफ जस्टिस आए फलस्तीन के तो मेरी उनके साथ बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई, कोई 3 घंटे की। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो फलस्तीन के हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई है जिसने जाके मगरिब में बात करनी है, उसको उन्होंने आने से पाबंदी लगा दी है और कहा कि नहीं, सिर्फ इसराइल बात करेगा, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि फिर ये कहाँ खड़ा है, ये मामला क्या सिर्फ आई वॉश है? इसका दूसरा एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि मगरिब भी ये समझ रहा है कि जो अमेरिकन अड्डे हैं जो कि मशरिक वुस्ता के अंदर भी जो है अरबों को सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे, और उसके बाद सदर ज़ेलेंस्की के हवाले से भी उनका किरदार कमजोर रहा, तो क्या अमेरिकी अड्डे यूरोप के अंदर जो है वो एसेट हैं या लायबिलिटी हैं? तो मेरे ख्याल में ये भी एक पहलू है जिसको अब्दुल्ला बिल्कुल साहब बात घूम फिर कर सकता। वहीं पर आ जाती है कि एक तरफ मगरबी ममालिक अलामत पर नुमाइशी पैगाम जारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्री और जो दीगर अरब ममालिक है उनका किरदार भी सवाल निशान है। तो फिर वो कहते हैं ना कि घूम फिर कर हम वहीं पर आकर रुक जाते हैं कि फ़लस्तीन में फिर अमन कायम होगा तो कैसे होगा, वहाँ पर सुकून लोगों को नसीब होगा तो कैसे होगा। इसी सवाल के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।